हेलो दोस्तों, वेलकम टू डी कोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम नवंबर मंथ के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस को देखने वाले हैं। नवंबर मंथ में जो भी बैंकिंग और फाइनेंस से रिलेटेड न्यूज़ है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, जिसके ऊपर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। देखिए, यहाँ पे हमारे पास जो सबसे पहला न्यूज़ है, ये न्यूज़ पंजाब एंड सिंध बैंक को लेकर के है। पंजाब एंड सिंध बैंक ने ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया है। तो इस पूरे न्यूज़ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ई बैंक गारंटी फैसिलिटी होता क्या है। ओके, और ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि बैंक गारंटी क्या होता है। देखिए, बैंक गारंटी एक ऐसा गारंटी होता है जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एप्लीकेंट के बिहाफ पे। तो एप्लीकेंट यहाँ पे कोई पर्सन है, वो बैंक से जाकर के रिक्वेस्ट करता है बैंक गारंटी के लिए। तो बैंक गारंटी एक ऐसा गारंटी होता है जो कि बैंक के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है किसी एप्लीकेंट के बिहाफ पे, कि अगर फ्यूचर में ये एप्लीकेंट को किसी थर्ड पार्टी को जो पैसा देना है, अगर ये एप्लीकेंट उस थर्ड पार्टी को पैसा नहीं देगा तो बैंक यहाँ पे गारंटर के तौर पे आएगा और इस बात को इंश्योर करेगा कि जो थर्ड पार्टी है उसको उसका पैसा मिल जाए। ओके, तो ये होता है बैंक गारंटी। एक अगर एग्जांपल से मैं आपको समझाऊं, तो जैसे कि मान लीजिए एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है। ओके, और इसको भारत सरकार ने कुछ प्रोजेक्ट तैयार करने के लिए बोला है। अब यहाँ पे भारत सरकार को डाउट है कि ये कंपनी अपना काम सही से नहीं करेगा। तो सरकार यहाँ पे क्या बोलता है उस कंस्ट्रक्शन कंपनी को कि आप हमें एक बैंक गारंटी प्रोवाइड कीजिए जो कि इस बात को इंश्योर करेगा कि आगे चल करके अगर आप अपना काम अच्छे से नहीं करेंगे, हमारा कुछ डैमेज होगा, तो आपको उसके लिए पैसा पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पे वो जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है वो अपने बैंक से बैंक गारंटी के लिए रिक्वेस्ट करता है। अब आगे चल करके अगर वो कंपनी सरकार का जो प्रोजेक्ट है उसको अच्छे से फिनिश नहीं करता है, जो टाइमलाइन दिया गया था उसके अंदर उसने प्रोजेक्ट तैयार नहीं किया, या फिर जो उसका क्वालिटी है वो सही नहीं है, तो यहाँ पे बैंक एक गारंटीड अमाउंट भारत सरकार को पे करेगा कंपनी के बिहाफ पे। तो ये क्या होता है? ये होता है बैंक गारंटी। आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ये क्या होता है और कैसे काम करता है। ओके, अब यहाँ पे बैंक गारंटी तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे ई बैंक गारंटी क्या है? तो देखिए, अभी ना बहुत सारे बैंकों के द्वारा ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड प्रोसेस के थ्रू जो बैंक गारंटीज होता है उसको इशू किया जाता है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड प्रोसेस को हटाते हुए ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया गया है। तो ई बैंक गारंटी फैसिलिटी क्या है? ये एक डिजिटल सर्विस है जहाँ पे बैंक्स इलेक्ट्रॉनिकली जो गारंटीज होता है उसको इशू करता है। समझ में आ गया ई बैंक गारंटी क्या है? जो ट्रेडिशनल पेपर बेस्ड प्रोसेस के थ्रू पहले ये बैंक गारंटी को इशू किया जाता था, तो उसको रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लाया गया है। ये एक डिजिटल सर्विस है जहाँ पे बैंक्स इलेक्ट्रॉनिकली जो गारंटीज होता है उसको इशू करता है। ओके, समझ में आ गया ना? यहाँ पे देखिए, जो पेपर बेस्ड बैंक गारंटीज होता है ना, तो इसमें 3 से 5 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पहले बैंक से जाकर के गारंटी को लेना पड़ता है। उसके बाद फिर जो बेनिफिशियरी होता है, जैसे कि हमारे एग्जाम्पल में बेनिफिशियरी कौन था? भारत सरकार था। तो फिर उसको कुरियर करना पड़ता है, फिर इसके ऊपर स्टैंपिंग होता है, इसका रीवेरिफिकेशन होता है। तो इन सब चीज़ों में 3 से 5 दिन लग जाता है। तो इन सब चीज़ों को एलिमिनेट करता है ई बैंक गारंटी। तो यहाँ पे फिजिकल स्टैंपिंग का भी जरूरत नहीं होता है, ई स्टैंपिंग से काम चल जाता है। ओके, समझ में आ गया ई बैंक गारंटी क्या होता है? नाउ अब हम आते हैं अपने न्यूज़ के ऊपर। तो देखिए, न्यूज़ क्या है? पंजाब एंड सिंध बैंक, जो कि हमारे देश का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, उसने यहाँ पे ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया है। और आप हमेशा ये न्यूज़ पढ़ते होंगे, तो जब भी किसी बैंक के द्वारा ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया जाता है तो आपने देखा होगा कि उस बैंक के द्वारा नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड के साथ मिल करके इसको लॉन्च किया जाता है। तो ऐसे यहाँ पे भी पंजाब एंड सिंध बैंक ने ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया है नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड NESL के साथ मिलकर के। ओके, और यहाँ पे देखिए, ये जो न्यू फैसिलिटी है ये क्या करेगा? जो पेपर बेस्ड बैंक गारंटी इशुएंस प्रोसेस है, जिसमें स्टैंपिंग, सिग्नेचर ये सब चाहिए होता है, इन सब चीज़ों को ये रिप्लेस कर देगा, सब कुछ ऑनलाइन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब पंजाब एंड सिंध बैंक पेपर बेस्ड बैंक गारंटी इशू करने के जगह पे इलेक्ट्रॉनिकली जो बैंक गारंटीज होता है उसको इशू करेगा। ओके, समझ में आ गया? ये पूरा न्यूज़ था।
अब देखिए यहाँ पे एक टर्म है NESL विच इज़ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड। तो ये क्या है, इसको हम थोड़ा देख लेते हैं, बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, थोड़ा सा बस इसको हम समझ लेते हैं कि ये है क्या। ओके, देखिए NESL भारत का पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 के तहत। नाउ ये करता क्या है, इसका काम क्या है, तो ये एक सिक्योर डिजिटल रिपोजिटरी के तौर पे काम करता है। डेट से, क्लेम से जुड़ा हुआ जो वेरीफाइड इंफॉर्मेशन रहता है उसको ये स्टोर करने का काम करता है। तो जब कोई क्रेडिटर क्या हो गया, जिसने कि किसी को लोन दिया हुआ, जैसे कि बैंक हो गया, या फिर जो ऑपरेशनल क्रेडिटर होता है जिसने कि मान लीजिए कोई सप्लायर है, उसने उधार पे किसी को सामान दिया हुआ है, तो जब कोई क्रेडिटर डेट से या क्लेम से जुड़ा हुआ डिटेल सबमिट करता है, तो ये जो NESL है ना, NESL क्या करता है, ये क्रेडिटर से, डेटर से जो भी इंफॉर्मेशन रहता है उसको ये वेरीफाई करता है। और यहाँ पे इस पूरे प्रोसेस से होता क्या है, इस पूरे प्रोसेस से ये जो NESL है, NESL के पास एक्यूरेट और ट्रस्टेड रिकॉर्ड आ जाता है डेट का। तो आगे चल करके कोई अगर डिस्प्यूट होता है, इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग होता है, तो उसके अंदर यहाँ पे इसके पास जो ट्रस्टेड और एक्यूरेट डिटेल्स रहता है वो यहाँ पे लीगल एविडेंस के तौर पे काम करता है। ओके, तो NESL के द्वारा ये सब जो रिकॉर्ड्स अपने पास मेंटेन किया जाता है, तो NESL एक तरीके से मदद करता है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोर्ट के अंदर जो रिजोल्यूशन प्रोसेस रहता है उसको आसान करने में। ओके, एक बेसिक आइडिया आ गया आपको कि NESL क्या होता है। तो यहाँ पे NESL भारत का पहला इंफॉर्मेशन यूटिलिटी है जो कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के तहत रजिस्टर्ड है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी कोड 2016 के तहत। ओके, तो यहाँ पे हमारा पूरा न्यूज़ क्या था, पंजाब एंड सिंध बैंक जो कि हमारे देश का एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, इसने ई बैंक गारंटी फैसिलिटी को लॉन्च किया है, NESL विच इज नेशनल ई गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड, उसके साथ मिलकर के। ठीक है, पंजाब एंड सिंध बैंक के बारे में बात हुआ है, तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 1908 है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। पंजाब एंड सिंध बैंक के MD एंड CEO का नाम है स्वरूप कुमार साहा जी, और पंजाब एंड सिंध बैंक का टैगलाइन है वेयर सर्विस इज अ वे ऑफ लाइफ। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज है, ये न्यूज IDFC फर्स्ट बैंक को लेकर के है। IDFC फर्स्ट बैंक ने इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए, भारत के बाहर जो हम पैसा भेजते हैं उसके लिए रियल टाइम ट्रैकिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है। तो देखिए अभी तक क्या होता था, अभी तक जब हम UPI से पेमेंट करते थे तो हम रियल टाइम में चेक कर सकते थे कि हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है, रियल टाइम में हमें ये पता चल जाता था, अगर पेमेंट पेंडिंग है तो वो भी हमें पता चल जाता था। लेकिन जब हम भारत के बाहर पैसा भेज रहे हैं तो उसके लिए ये फैसिलिटी नहीं था, हमें वेट करना पड़ता था, बैंक से कांटेक्ट करना पड़ता था। तो यहाँ पे ये जो रियल टाइम ट्रैकिंग में गैप है, इसको यहाँ पे फिल करने के लिए IDFC फर्स्ट बैंक ने जो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर होता है, भारत के बाहर हम जो पैसा भेजते हैं उसके लिए रियल टाइम ट्रैकिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है। तो यहाँ पे अब कोई कस्टमर है, वो इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर को ट्रैक कर सकेगा रियल टाइम में, जब उसके द्वारा ट्रांजैक्शन इनिशिएट किया जाएगा और जब ट्रांजैक्शन कंप्लीट होगा, तो ट्रांजैक्शन इनिशिएट होने से लेकर के कंप्लीट होने तक वो जो ट्रांजैक्शन है उसको ट्रैक कर सकता है रियल टाइम में। ओके, समझ में आ गया। तो यहाँ पे पूरा न्यूज़ क्या है, IDFC फर्स्ट बैंक भारत के बाहर जो पैसा भेजा जाता है उसके लिए रियल टाइम ट्रैकिंग फैसिलिटी ऑफर करने वाला फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है। तो ये न्यूज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, IDFC फर्स्ट बैंक भारत के बाहर जो पैसा भेजा जाता है उसके लिए रियल टाइम ट्रैकिंग फैसिलिटी ऑफर करने वाला फर्स्ट इंडियन बैंक बन गया है। ठीक है, नाम देखिए ये जो सर्विस है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो IDFC फर्स्ट बैंक ने स्विफ्ट के साथ यहाँ पे पार्टनरशिप करके ये जो सर्विस है उसको डेवलप किया है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म क्या है, सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन। तो ये सिंपली एक ग्लोबल फाइनेंशियल मैसेजिंग नेटवर्क है। तो यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक ने स्विफ्ट के साथ मिलकर के ये जो रियल टाइम ट्रैकिंग फैसिलिटी है उसको डेवलप किया है। और ये कैसे एक्सेसिबल है, जो कस्टमर है वो इस सर्विस तक कैसे एक्सेस पा सकते हैं, तो IDFC फर्स्ट बैंक का जो मोबाइल ऐप है उसके थ्रू और जो इसका इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म है उसके थ्रू इस सर्विस तक एक्सेस पाया जा सकता है। और यहाँ पे कस्टमर के द्वारा जो भारत के बाहर पैसा भेजा जाता है उसको वो रियल टाइम में ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पूरा न्यूज़ था, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको लेकर के कुछ कुछ डिटेल्स है वो भी हम देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे IDFC फर्स्ट बैंक
पहला बैंक है भारत के अंदर जिसने कि ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन जीपीआई को इम्प्लीमेंट किया है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे दो टर्म आए हैं, जीपीआई और एपीआई। ये दोनों क्या है इसको हम देख लेते हैं। देखिए, जीपीआई ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन क्या है, तो ये एक ऐसा सर्विस है जिसको कि स्विफ्ट के द्वारा 2017 में लॉन्च किया गया था। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो क्रॉस बॉर्डर पेमेंट होता है, एक देश से दूसरे देश के अंदर जो पैसा भेजा जाता है उसके स्पीड, ट्रांसपेरेंसी, ट्रेसेबिलिटी को इनहेंस करना इसका उद्देश्य है। ओके, तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने कि ये जो स्विफ्ट के द्वारा जीपीआई को लॉन्च किया गया था उसको इसने इम्प्लीमेंट किया है एपीआई का इस्तेमाल करके, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का इस्तेमाल करके। तो इतना ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं जाना है कि एपीआई क्या होता है। थोड़ा सा अगर मैं आपको समझाऊं तो बस इतना समझ लीजिए कि ये जो एपीआई होता है इस कॉन्टेक्स्ट में ये क्या करता है, तो ये जो अलग अलग सर्विसेज होता है ना उसको ये कनेक्ट करने का काम करता है ताकि किसी ऐप के अंदर, किसी वेबसाइट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जा सके। ओके, तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत का पहला बैंक है जिसने कि ग्लोबल पेमेंट इनोवेशन को इम्प्लीमेंट किया है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसेस का इस्तेमाल करके। समझ में आ गया पूरा न्यूज़ क्या था? आईडीएफसी फर्स्ट बैंक भारत का पहला ऐसा बैंक है जिसने कि भारत के बाहर जो पैसा भेजा जाता है उसके लिए रियल टाइम ट्रैकिंग फैसिलिटी को लॉन्च किया है। ओके, नाउ आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बारे में बात हुआ है तो इसका एस्टेब्लिशमेंट ईयर 2015 है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एमडी एंड सीईओ का नाम है मिस्टर वैद्यनाथन जी और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का टैगलाइन है ऑलवेज यू फर्स्ट। ओके, समझ में आ गया ये वाला पूरा न्यूज़? आगे बढ़ते हैं और दूसरे न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे जो हमारे पास न्यूज़ है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आज के इस लेक्चर का। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक आरबीआई के सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के तौर पे मेंटेन है। ओके, तो एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को आरबीआई के सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के तौर पे मेंटेन रखा गया है। ना इस न्यूज़ को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होता क्या है या डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होता क्या है। फिर हम इस न्यूज़ के ऊपर आएंगे और जो इसका डिटेल्स है उसके ऊपर आएंगे। ओके, देखिए, डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स जिसको कि शॉर्ट में डीएसआईबीज के नाम से जाना जाता है, तो ये लार्ज बैंक्स होता है जिसका फेलियर हमारे पूरे फाइनेंशियल सिस्टम को, हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। मतलब कि ये सब बैंक अगर फेल होता है तो इसका प्रभाव हमारे फाइनेंशियल सिस्टम के ऊपर, हमारे इकोनॉमी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ेगा। ओके, तो ऐसे बैंकों को ना टू बिग टू फेल बोला जाता है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ये इतना लार्ज होता है, हमारी इकोनॉमी से इतना इंटरकनेक्टेड होता है कि अगर ये फेल होगा तो ये हमारे इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे भारत सरकार हमेशा इंश्योर करता है कि ये सब जो बैंक है वो कोलैप्स ना हो। कभी भी अगर ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है इन सब बैंक के अंदर तो भारत सरकार इसमें इंटरवेन करता है। ठीक है, समझ में आ गया डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स, डीएसआईबीज क्या होता है। अब हम आते हैं अपने न्यूज़ के ऊपर कि न्यूज़ में क्या बोला जा रहा है। तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के तौर पे मेंटेन रखा गया है। पूरा न्यूज़ क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को एज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स डीएसआईबीज के तौर पे आइडेंटिफाई किया है 2024 के लिस्ट के लिए। ओके, और ये सेम कैटेगराइजेशन है जो पिछले साल कैटेगराइजेशन हुआ था, सेम ही है। पिछले साल भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को एज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया था। तो अभी भी सेम है, इसी में किसी भी प्रकार का चेंजेस नहीं किया गया है। नाम याद रहेगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक। ओके, इसको एज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया गया है 2024 के लिए। ओके, मैं यहाँ पे बहुत बार चीज़ों को रिपीट कर रही हूँ, इसका सिर्फ एक ही यही रीज़न है कि आपके दिमाग में ये बैठ जाए, आपको इसको वापस से रीड ना करना पड़े या फिर आपको वापस से इसको याद ना करना पड़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और डिटेल्स देखते हैं। तो देखिए, यहाँ पे इन बैंकों को कैपिटल कंजर्वेशन बफर के साथ साथ एडिशनल एक्स्ट्रा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल मेंटेन करना होता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो पूरा डीएसआईबी फ्रेमवर्क है, जो डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स पूरा जो फ्रेमवर्क है, उसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2014 में स्टैब्लिश किया था और लास्ट टाइम इसको दिसंबर 2023 में अपडेट किया गया था। तो इसके तहत जो भी सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स है उसको एक्स्ट्रा कॉमन इक्विटी टीयर 1 कैपिटल मेंटेन करना होता है।
अब कितना इसको एक्स्ट्रा CET1 कैपिटल मेंटेन करना होता है, ये निर्भर करता है कि इसको कौन सा बकेट असाइन किया गया है। और इसको बकेट किस आधार पर असाइन किया जाता है, इसका जो सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस स्कोर होता है, मतलब जो भी बैंक है उसका इकोनॉमी के अंदर जो भी इम्पोर्टेंस है उसके हिसाब से इसको एक सिस्टमैटिक इम्पोर्टेंस स्कोर दिया जाता है, SIS, और उसके आधार पे इसको बकेट असाइन किया जाता है। और बकेट के आधार पे ये तय होता है कि इसको एक्स्ट्रा कितना कॉमन इक्विटी टियर 1 कैपिटल मेंटेन करना है। ओके, अगर आपको यहाँ पे समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, एक और स्लाइड है उसमें आपको सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो ये DSIB फ्रेमवर्क है, इसके तहत हर बैंक को एक स्पेसिफिक बकेट के अंदर रखा गया है। तो इसी स्पेसिफिक बकेट के तौर पे ये डिसाइड होता है कि इसको एक्स्ट्रा और कितना CET1 कैपिटल मेंटेन करके रखना है। तो यहाँ पे जैसे देखिए SBI को बकेट 4 के अंदर रखा गया है एज अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट बैंक के तौर पे, और इसको 1 अप्रैल 2025 से एडिशनल 0.80% CET1 कैपिटल मेंटेन करके रखना है। 31 मार्च 2025 तक ये 0.60% रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बकेट 2 के अंदर HDFC बैंक को रखा गया है, जिसको कि 1 अप्रैल 2025 से एडिशनल 0.40% CET1 कैपिटल मेंटेन करके रखना है। 31 मार्च 2025 तक ये 0.20% रहना चाहिए। ठीक है, इसके बाद बकेट 1 के अंदर ICICI बैंक को रखा गया है, जिसको कि एडिशनल 0.20% का CET1 कैपिटल मेंटेन करके रखना है। ठीक है, तो ये सब कुछ डिटेल्स था। देखिए इन सब के अलावा यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को पहली बार 2015 में एज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक के तौर पे क्लासिफाई किया गया था। 2016 में ICICI बैंक को और 2017 में HDFC बैंक को। ओके, तो ये भी याद कर लीजिएगा, 2015 में SBI को एज अ DSIB के तौर पे क्लासिफाई किया गया था, 2016 में ICICI बैंक को और 2017 में HDFC बैंक को। ठीक है, समझ में आएगा ये पूरा न्यूज़ क्या है। अब यहाँ पे 3 बैंकों का जिक्र हुआ है, तो तीनों बैंकों का जो स्टैटिक पॉइंट है कुछ कुछ वो हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में अगर हम बात करें तो इसका एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1955 है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। SBI के चेयरमैन का नाम है चल्ला श्रीनिवेसुलु शेट्टी जी, और SBI का टैगलाइन है द बैंकर टू एवरी इंडियन। ओके, इसके बाद HDFC बैंक के बारे में बात हुआ है, तो HDFC बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर है 1994। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। HDFC बैंक के MD एंड CEO का नाम है शशिधर जगदीशन जी, और HDFC बैंक का टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ओके, इसके बाद ICICI बैंक के बारे में बात हुआ है, तो ICICI बैंक का एस्टैब्लिशमेंट ईयर 1955 है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। ICICI बैंक के MD एंड CEO का नाम है मिस्टर संदीप बख्शी जी, और ICICI बैंक का टैगलाइन है ख्याल आपका। ओके, पूरा न्यूज़ क्या था, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 2024 के लिस्ट के लिए भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, HDFC बैंक और ICICI बैंक को एज अ डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स के तौर पे आइडेंटिफाई किया है। ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1.25 बिलियन फंड रेज करने वाला है, जो कि भारत का लार्जेस्ट बैंक लोन होगा 2024 का। ओके, तो यहाँ पे पूरा न्यूज़ क्या है उसको देखते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1.25 मिलियन फंड बोरो करने वाला है, जो कि इस साल का हमारे देश का फाइनेंशियल सेक्टर का लार्जेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन होगा। ठीक है, तो ये पूरा न्यूज़ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया $1.25 बिलियन फंड बोरो करने वाला है, जो कि इस साल का हमारे देश का फाइनेंशियल सेक्टर से लार्जेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे ये जो लोन होगा इसको किसके द्वारा अरेंज किया जाएगा, किसके द्वारा कोऑर्डिनेट किया जाएगा, तो यहाँ पे जो CTBC बैंक है, HSBC होल्डिंग PLC है, और जो तोइप फ्यूबन बैंक है, उसके द्वारा यहाँ पे जो लोन है उसको अरेंज किया जाएगा, कोऑर्डिनेट किया जाएगा। ठीक है, अब इस लोन का टेन्योर कितना होगा, तो 5 ईयर टेन्योर होगा इस लोन का। और इसके ऊपर अगर हम बात करें इंटरेस्ट रेट, तो देखिए इंटरेस्ट रेट कैसे कैलकुलेट होगा, जो सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट होगा वो प्लस एडिशनल 92.5 बेसिस पॉइंट, मतलब कि 0.925%। तो इस तरीके से यहाँ पे इंटरेस्ट रेट को कैलकुलेट किया जाएगा। SOFR सिक्योर्ड ओवरनाइट फाइनेंसिंग रेट प्लस 0.925% उसमें ऐड किया जाएगा, और इस हिसाब से यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट है वो कैलकुलेट किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखिए यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये 1.25
बिलियन डॉलर का फंड रेज किया जाएगा। तो किस पर्पस के लिए रेज किया जाएगा ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए नहीं, यहाँ पे जनरल जो कॉर्पोरेट पर्पस है उसके लिए एसबीआई इस फंड का इस्तेमाल करेगा। ओके, और यहाँ पे जो लोन है इसको किसके थ्रू फैसिलिटेट किया जाएगा, मतलब कि कौन इसको हैंडल करेगा। तो एसबीआई का जो ब्रांच है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी में आईएफएससी के अंदर, तो वहाँ पे इसको हैंडल किया जाएगा। ओके, उसके थ्रू लोन को फैसिलिटेट किया जाएगा। समझ में आ गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के ये न्यूज़ था। न्यूज़ क्या था पूरा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1.25 बिलियन डॉलर फंड यहाँ पे रेस करने वाला है, पैसा बोरो करने वाला है, जो कि इस साल का हमारे देश का फाइनेंशियल सेक्टर से लार्जेस्ट डॉलर डिनोमिनेटेड लोन होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। देखिए यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये न्यूज़ मैट्रिमोनी.com को लेकर के है। मैट्रिमोनी.com जो कि बेसिकली एक ऑनलाइन मैच मेकिंग और वेडिंग सर्विसेज कंपनी है। तो यहाँ पे ये जो मैट्रिमोनी.com है ये यहाँ पे इसने फिनटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है जो कि वेडिंग लोन्स ऑफर करेगा। ठीक है, तो मैच मेकिंग सर्विस प्रोवाइडर मैट्रिमोनी.com ने यहाँ पे एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म वेडिंग loans.com को लॉन्च किया है, जिसका उद्देश्य मैरिजेस के लिए, शादियों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो मैट्रिमोनी.com ने ये फिनटेक प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है वेडिंग लोन्स ऑफर करने के लिए, तो किसके साथ मिल करके लॉन्च किया है, तो कुछ लीडिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है हमारे देश के अंदर, जैसे कि IDFC हो गया, टाटा कैपिटल हो गया, लार्सन एंड टूब्रो फाइनेंस हो गया। तो इन सब के साथ मिल करके यहाँ पे मैट्रिमोनी.com ने एक फिनटेक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है वेडिंग लोन्स ऑफर करने के लिए। ठीक है, समझ में आ गया ये वाला भी न्यूज़। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये न्यूज़ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को लेकर के है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के ऊपर जो सुपर सेशन था उसको और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का जो बोर्ड है वो और 1 साल तक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटेड एडमिनिस्ट्रेटर के कंट्रोल में रहेगा। ठीक है, तो पूरा न्यूज़ क्या है यहाँ पे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड के ऊपर जो सुपर सेशन था उसको और 1 साल के लिए एक्सटेंड कर दिया है, नवंबर 2025 तक के लिए इसको एक्सटेंड कर दिया है। तो यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड में जो एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट किया गया था, सत्य प्रकाश पाठक जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया था, तो वो इस बैंक के बोर्ड के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड के ऊपर जो सुपर सेशन था उसको और 1 साल के लिए नवंबर 2025 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया है, और यहाँ पे सत्य प्रकाश पाठक जी को एज अ एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे अपॉइंट किया गया था, तो वो इस पोस्ट पे बने रहेंगे। ठीक है, देखिए पिछले साल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 24 नवंबर 2023 को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक का बोर्ड है उसको सुपरसीड कर दिया था। किस रीजन की वजह से, तो जो बैंक का मैनेजमेंट है वो अच्छे से नहीं हो रहा था, और इसके पीछे रीजन क्या था, पुअर गवर्नेंस प्रैक्टिसेस, इन सब की वजह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बोर्ड को सुपरसीड कर दिया था 1 साल के लिए। ओके, तो 1 साल यहाँ पे कंप्लीट होने वाला है, कंप्लीट हो गया 1 साल यहाँ पे। तो अभी आरबीआई ने, मतलब कि सॉरी, ये 24 नवंबर 2023 है, तो अभी ये 1 साल कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे आरबीआई ने क्या बोला है कि इसको और 1 साल के लिए उसने एक्सटेंड कर दिया है। ठीक है, तो यही पूरा सिंपल सा न्यूज़ था, समझ में आ गया। अभ्युदय कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बात करें तो ये एक मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है। मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का क्या मतलब होता है कि ये सिर्फ किसी एक स्टेट के अंदर काम नहीं करता है, ये एक से ज़्यादा स्टेट के अंदर इसका ऑपरेशन है। 1965 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था और इसका हेडक्वार्टर मुंबई के अंदर है। ओके, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है ये न्यूज़ एशियन डेवलपमेंट बैंक एडीबी को लेकर के है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है उत्तराखंड लिएबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ओके, तो यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए $200 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया गया है। तो इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य क्या है, इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य है उत्तराखंड के अंदर लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है इसको इम्प्रूव करना, इस पूरे प्रोजेक्ट का उद्देश्य है। ठीक है, तो पूरा न्यूज़ क्या है उसको देखते हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने उत्तराखंड के अंदर वहाँ के लोगों का जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, वहाँ के लोगों को और भी ज़्यादा क्लाइमेट रिजिलियंट बनाने के लिए $200 मिलियन का लोन अप्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे ये जो $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है उसका फोकस क्या है, तो उसका फोकस है
उत्तराखंड के अंदर वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी और भी जो अर्बन सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह, उन सबको अपग्रेड करना इसका फोकस रहेगा। मतलब कि स्टेट के अंदर इस बात को इंश्योर करना कि जितने भी लोग हैं सभी लोगों तक क्लीन वाटर सप्लाई पहुंच रहा है, वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो साफ़ है, जो ट्रांसपोर्टेशन का सुविधा है वो वहाँ पे अच्छा है। तो यहाँ पे इन सब चीज़ों को हेल्प करने के लिए वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, अर्बन मोबिलिटी और भी जो अर्बन सर्विसेज है उसके अपग्रेडेशन को हेल्प करने के लिए यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $200 मिलियन का जो लोन है वो अप्रूव किया है। ओके, समझ में आ गया? इसके बाद देखिए यहाँ पे और भी कुछ कुछ डिटेल्स है, तो मैं उसको पीडीएफ में डाल दूंगी, आप चाहे तो उसको पढ़ सकते हैं। जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन आपसे कहाँ से पूछा जा सकता है, एक तो आपसे अमाउंट पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कितने अमाउंट का जो लोन है वो अप्रूव किया गया है, तो $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया। ओके, और दूसरा क्वेश्चन आपसे किस प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए लोन को अप्रूव किया गया, ये पूछा जा सकता है। तो प्रोजेक्ट कौन सा है? उत्तराखंड लिएबिलिटी इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया गया है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस प्रोजेक्ट के तहत क्या क्या किया जाएगा, तो कुछ कुछ डिटेल है। जैसे कि हल्द्वानी के अंदर इस प्रोजेक्ट के तहत 16 किलोमीटर का क्लाइमेट रिजिलियंट रोड्स को डेवलप किया जाएगा, ताकि एक्सट्रीम वेदर में भी वो मतलब उसको झेल सके। ठीक है, इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम को एस्टैब्लिश किया जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बसेस, सीएनजी बसेस जो होता है उसको डिप्लॉय किया जाएगा। इलेक्ट्रिक बसेस का यहाँ पे टेस्टिंग होगा। इन सब के अलावा सिटी को डिजास्टर अगेंस्ट तैयार करने के लिए इस प्रोजेक्ट के तहत 36 किलोमीटर का स्टॉर्म वाटर एंड रोड साइड ड्रेन्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ताकि जो फ्लड मैनेजमेंट है, जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है, उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। इन सब के अलावा देखिए यहाँ पे चंपावत, किच्चा, कोटद्वार, विकास नगर, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट के तहत इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि जितने सारे भी लोग हैं सभी लोगों तक क्लीन वाटर सप्लाई पहुंच रहा है। और इस चीज़ को अचीव करने के लिए, इस बात को इंश्योर करने के लिए यहाँ पे 1024 किलोमीटर का क्लाइमेट रिजिलियंट पाइपलाइन को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा स्मार्ट वाटर मीटर के साथ। तो स्मार्ट वाटर मीटर बेसिकली वाटर यूजर्स को रीड करेगा। इसके अलावा यहाँ पे 26 ट्यूब वॉल्स, जिसका डेली कैपेसिटी 72,131 क्यूबिक मीटर होगा, उसको यहाँ पे स्टैब्लिश किया जाएगा। इन सब के अलावा एक नया रिजर्वॉयर्स, नया पॉन्ड को स्टैब्लिश किया जाएगा, जिसका स्टोरेज कैपेसिटी 17,350 क्यूबिक मीटर होगा। इन सब के अलावा यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को सेटअप किया जाएगा, जिसका कैपेसिटी 3 मिलियन लीटर पर डे का होगा। ओके, तो ये सब चीज़ें होगा। इन सब के अलावा विकास नगर के अंदर सैनिटेशन कवरेज को इम्प्रूव करने के लिए सीवेज ट्रीटमेंट फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया जाएगा, जिससे कि वहाँ के 2000 घरों को बेनिफिट होगा। तो ये सब कुछ डिटेल है, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसमें नंबर्स था, उसको मैंने बता दिया है। इसके अलावा भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, तो मैं उसको पीडीएफ में डाल दूँगी, आप बस एक बार रीड कर लीजिएगा। ठीक है, नाउ यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात हुआ है। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है, जिसको कि 1966 में स्टैब्लिश किया गया था। ये करता क्या है, तो ये एशिया और पैसिफिक रीजन के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ और कोऑपरेशन को प्रमोट करता है। ठीक है, तो ये सिंपली जो इसका मेंबर कंट्रीज है, जो इसका सदस्य देश है, उसको ये लोन्स, ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। इंफ्रास्ट्रक्चर से, इन्वायरमेंट से जुड़ा हुआ जो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, उसके लिए ये अपने मेंबर कंट्रीज को लोन्स, ग्रांट्स, टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ठीक है, समझ में आ गया? एशियन डेवलपमेंट बैंक को कब स्टैब्लिश किया गया था? 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर मेंडलयंग, फिलीपींस के अंदर है। इसके प्रेसिडेंट का नाम है मसात्सुगु असाकावा। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का कितना मेंबर कंट्रीज है? तो 69 मेंबर कंट्रीज है। ओके, जिसमें से 49 एशिया पैसिफिक रीजन से है। तो हाल ही में अभी इजराइल ने भी एशियन डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर लिया है ऐसा 69th मेंबर के तौर पे और 20th नॉन रीजनल मेंबर के तौर पे। ओके, तो एशियन डेवलपमेंट बैंक का कितना मेंबर कंट्रीज है, कितना मेंबर सदस्य है? 69 कंट्रीज, जिसमें से 49 एशिया पैसिफिक रीजन से है। ओके, और बाकी अनदर रीजन से है। ठीक है,
अब देखिए यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात हुआ है, तो लास्ट वाले लेक्चर में भी हमने एशियन डेवलपमेंट बैंक को लेकर के एक न्यूज़ पढ़ा था, तो इसको बस थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। तो यहाँ पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव टूरिज्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को सपोर्ट करने के लिए $162 मिलियन का लोन अप्रूव किया था। ओके, हिमाचल प्रदेश के अंदर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए $162 मिलियन का लोन अप्रूव किया था। और यहाँ पे अभी क्या न्यूज़ है, तो उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड लिएबिलिटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट के लिए $200 मिलियन का लोन अप्रूव किया है। ठीक है, उत्तराखंड के लोगों का क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करने के लिए, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट न्यूज़ को देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो न्यूज़ है, ये न्यूज़ फुल्ली एक्सेसिबल रूट FAR को लेकर के है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट के अंदर 10 इयर्स का मैच्योरिटी वाला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को शामिल कर दिया है नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट्स के लिए। ओके, तो इस पूरे न्यूज़ को समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फुल्ली एक्सेसिबल रूट है क्या, FAR है क्या। देखिए, फुल्ली एक्सेसिबल रूट को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 30 मार्च 2020 को इंट्रोड्यूस किया था। इसके तहत ना कुछ स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है। इन सिक्योरिटीज के अंदर जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कितना भी पैसा निवेश कर सकता है। जनरली क्या होता है कि अगर कोई भारत के बाहर का इन्वेस्टर है, वो भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है, तो अलग अलग चीज़ों के लिए अलग अलग लिमिट है। अगर वो शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए अलग लिमिट है, बॉन्ड्स में अगर वो इन्वेस्ट करना चाहता है उसके लिए अलग लिमिट है, राइट। तो यहाँ पे फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत कुछ स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं। तो इन सिक्योरिटीज में वो बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि डोमेस्टिक इन्वेस्टर जैसे कि हम हो गए, आप हो गए, हम लोगों के लिए ये जो स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो अवेलेबल नहीं है। हमारे लिए तो अवेलेबल है ही, लेकिन हमारी ही तरह जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है वो भी इन स्पेसिफाइड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया फुल्ली एक्सेसिबल रूट क्या है। अब अगर मैं आपको स्पेसिफिकली बताऊं तो कौन कौन इन्वेस्टर फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत जो सिक्योरिटीज है उसमें इन्वेस्ट कर सकता है बिना रिस्ट्रिक्शन के, तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स, नॉन रेसिडेंट इंडियंस, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडियन, और जो भी दूसरे एंटिटीज है जिसको कि परमिट किया गया है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करने के लिए डेट रेगुलेशंस के तहत, तो वो सब इन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे पूरा न्यूज़ क्या है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत जो स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टमेंट के लिए, तो यहाँ पे उसके लिस्ट को आरबीआई ने एक्सपेंड कर दिया है। और आरबीआई ने यहाँ पे 10 ईयर का मैच्योरिटी वाला 10 ईयर का जो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स है उसको भी यहाँ पे आरबीआई ने शामिल कर दिया है। तो सोवरेन ग्रीन बॉन्ड क्या होता है, तो ये गवर्नमेंट इशूड बॉन्ड्स होता है, और इसको सरकार इशू करके जो फंड रेज करता है ना, वो एक्सक्लूसिवली इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोजेक्ट जैसे कि रेन्यूएबल एनर्जी, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन, पॉल्यूशन कंट्रोल, इन सब को लेकर के होता है। ओके, तो आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने फुल्ली एक्सेसिबल रूट के तहत जो स्पेसिफाइड गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है उसके लिस्ट को आरबीआई ने एक्सपेंड कर दिया है, और अब इसके अंदर 10 ईयर का मैच्योरिटी वाला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स भी शामिल कर दिया है। मतलब कि अब जो नॉन रेसिडेंट इन्वेस्टर्स है वो 10 ईयर का मैच्योरिटी वाला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स में भी बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के कितना भी पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फिजिकल ईयर है 2024-25, तो इसके सेकेंड हाफ में जो 10 ईयर का मैच्योरिटी वाला सोवरेन ग्रीन बॉन्ड्स को इशू किया जाएगा, तो उसको यहाँ पे FAR के तहत स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज डेजिग्नेट कर दिया गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने। ठीक है, समझ में आ गया ये पूरा न्यूज़ क्या था। तो ये आज के इस लेक्चर का हमारा लास्ट न्यूज़ था। आई होप जितने सारे भी न्यूज़ हमने डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन है तो आप हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।